हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आत्म। आत्म यानी सोल। व्यक्ति के अपने अस्तित्व, व्यक्तित्व और स्वयं के बारे में धारणा ही आंतरिक समझ है। सरल शब्दों में मैं कहूँ कि मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आत्म है। यह चेतना का वह मूल मंत्र है जो शरीर और मन से परे स्वयं के होने का अनुभव कराता है, जिसे आध्यात्मिक रूप में अमर और अभौतिक माना जाता है। आत्मा मनुष्य के भीतर स्थित वह आंतरिक चेतना है जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है और सही और गलत का बोध कराने वाली मौन शक्ति है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आत्मा ऐसी अवधारणा है जिसमें कोई बालक स्वयं के बारे में स्वयं की बातें करता है। स्वयं के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ धारणाएं बनी होती है, वही आत्म है। जैसे कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं काला हूँ, इस तरीके का जो विचार आए तो वो क्या सब कहलाएगा? आत्म कहलाएगा, क्योंकि वह अपने आप से कह रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आत्म है क्या। आत्म को कई नाम से जाना जाता है, जैसे सेल्फ, सोल, मन, स्व, स्वयं, अंतरात्मा, आध्यात्मिक रूप में कहें तो चेतना। यह हमारी अंतर आत्मा है। आसान शब्दों में कहूँ तो मनुष्य के भीतर जो चेतन शक्ति है वह क्या है? आत्म है। आत्म का तात्पर्य व्यक्ति का अपने स्वयं के व्यक्तित्व से होता है। स्वयं के बारे में विकसित विचार ही आत्म कहलाता है, सेल्फ कहलाता है। आत्म की अवधारणा बच्चे में जन्मजात नहीं होती। बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चे आत्म की अवधारणा को अपने अंदर विकसित करते रहते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि मानव जीवन में आत्म का बहुत महत्व है। आत्म मनुष्य की अंदर की चेतना और वास्तविक स्वरूप को कहा जाता है। यह शरीर से अलग मानी जाती है। आत्म ही मनुष्य को क्या करती है? सोचने, समझने और सही गलत का ज्ञान करने की शक्ति देती है। भारतीय दर्शन में आत्म को क्या कहा गया है कि अजर, अमर और शुद्ध माना गया है। आत्म की पहचान होने से ही व्यक्ति में अच्छे विचार, आत्मविश्वास और नैतिक गुण विकसित होते हैं। इसलिए शिक्षा और जीवन दोनों में आत्म का विशेष महत्व माना गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आत्म इसके उदाहरणों की। जब कोई बच्चा झूठ बोलता है और उसे अंदर से बुरा लगता है तो वही क्या है? आत्म है। यानी कि जब कोई व्यक्ति गलत काम करने से पहले अपने अंदर की आवाज़ जो महसूस करता है कि यह गलत है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आत्म कहते हैं। उसकी चेतना कह सकते हैं। किसी दुखी व्यक्ति की मदद करने की भावना भी आत्म की अच्छाई को दर्शाती है। या हम क्या कह सकते हैं? परीक्षा में नकल करने का मौका होने पर भी ईमानदारी से काम करना आत्म की आवाज़ को मानना कहलाता है। ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल। तो सरल शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि जिस शक्ति के कारण मनुष्य सोचता है, समझता है और सही गलत का निर्णय करता है, वही क्या है? आत्म है। अब बात करते हैं आत्म के शाब्दिक अर्थ की। आत्म शब्द मूल रूप से संस्कृत के आत्मन से निकला है, जो समय के साथ साथ लोक भाषा में क्या बदलकर क्या बन गया? आत्म बन गया। तो आत्म के शाब्दिक रूप से आत्म का क्या अर्थ हुआ? स्वयं यानी सेल्फ। यानी कि इसको आसान शब्दों में मैं कहूँ तो मैं कह सकते हैं, या उसका वास्तविक स्वरूप कह सकते हैं। अंतर का अस्तित्व यानी जो हमारे भीतर रहता है। चेतन तत्व, कॉन्शियसनेस, जो हमें जीवित और जागरूक बनाता है। भीतर की सच्चाई जो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर इसको मैं सरल शब्दों में कहूँ तो मनुष्य के अंदर मौजूद चेतना शक्ति या असली स्वरूप को हम क्या कहते हैं? आत्म कहते हैं। यानी कि जैसे हम वास्तव में हैं वही दिखना, न कि जो हम बाहर से दिख रहे हैं वैसा होना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आत्म की परिभाषाओं की। भारतीय विद्वानों के अनुसार तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार।
आत्मा ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है जो अमर, शुद्ध और शक्तिशाली है। अर्थात आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मनुष्य की असली पहचान क्या है? उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के अनुसार। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? मनुष्य का असली मार्गदर्शक उसकी अंतर आत्मा होती है। अर्थात आत्मा वह शक्ति है जो मनुष्य को सत्य, अहिंसा और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, क्रेज एंड क्रचफील्ड के अनुसार। आत्म वह तरीका है जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है। यानी कि आत्मा वह तरीका है जो व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही क्या कहलाता है? आत्म कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कून एंड मित्तल के अनुसार। आत्म का आशय किसी व्यक्ति की स्वयं की पहचान के बारे में सतत रूप से विकसित होने वाली अवधारणा से है। अर्थात व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, खुद को कैसे पहचानता है और समय के साथ अपने बारे में उसकी सोच कैसे बदलती और विकसित होती रहती है, उसे आत्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आत्म वह सोच या छवि है जो व्यक्ति अपने मन में अपने बारे में बनाता है और यह अनुभव के साथ धीरे धीरे बदलती रहती है। नेक्स्ट है किम्बल यंग के अनुसार। जैसा व्यक्ति को लोग देखते हैं या जैसा कि वह अंतःक्रिया के संदर्भ में अपने आप को देखता या जानता है वही उसका आत्म है। अर्थात दूसरे लोग किसी व्यक्ति को कैसे देखते हैं और व्यक्ति खुद को दूसरों के साथ संबंध व व्यवहार में जैसा अपने आप को समझता है वही उसका आत्म कहलाता है। और भी सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम खुद को जैसा मानते हैं उसी से हमारे आत्म का निर्माण होता है। अब बात करते हैं आत्म के पहलुओं की। तो आत्म के पहलुओं के बारे में आपने परिभाषाओं में समझ ही लिया है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने आत्म की अलग अलग डेफिनेशंस दी है, आत्म और प्रत्यय के कंसेप्ट को क्लियर करा है। उनके बारे में तकरीबन सभी ने समान अर्थों में वर्णन करा है। यहाँ व्यक्ति के स्वयं के प्रति कुछ अभिवृद्धियाँ हैं और जिसमें से 3 प्रमुख पहलू हैं। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है व्यवहारात्मक। बट इसके कुछ अन्य पहलू भी हैं, जैसे पहचान का बोध, व्यक्तित्व का विकास, निर्णय लेने की शक्ति, व्यवहार का नियंत्रण इत्यादि। तो सबसे पहले अन्य पहलुओं पे ही बात कर लेते हैं। पहचान का बोध, सेंस ऑफ आइडेंटिटी। आत्म व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि वह अन्य लोगों से अलग है, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है? व्यक्तित्व विकास। यह अनुभवों के माध्यम से विकसित होता है जो हमारे व्यवहार और जीवन के लक्ष्यों को प्रभावित करता है। तीसरा है निर्णय लेने की शक्ति। आत्म ही वह केंद्र है जहाँ से व्यक्ति सही गलत को परखता है और कार्य करने के लिए निर्णय लेता है। फिर बात आती है व्यवहार का नियंत्रण, यानी हम अपने आत्मसम्मान और आत्म छवि को बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार को समायोजित करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रमुख पहलुओं की। पहला है ज्ञानात्मक। व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, क्या जानता है, अर्थात यह वह समझ है जिससे व्यक्ति अपने गुण, अपने क्षमता, अपने कर्म, अपनी रुचि और व्यवहार को पहचानता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर कोई बच्चा यह सोचता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ या मुझे कोई पेंटिंग बनाना पसंद है, तो ये आत्म का ज्ञानात्मक पहलू हो गया, ठीक है ना। दूसरा है भावात्मक और सामाजिक। यह भावनाओं को नियंत्रित करने और सामाजिक अंतःक्रियाएं यानी कि सोशल इंटरेक्शन में खुद को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण हो। सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि आत्म हमारे भीतर की वह शक्ति है कि मैं की भावना है जो हमारे जीवन के सभी अनुभवों का साक्षी और संचालक है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ गया
व्यवहारात्मक, यह अपने आत्मसम्मान और आत्म छवि को बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार को समायोजित जो करता है, समायोजन जो बना लेता है अपने व्यवहार के द्वारा अपने आस पड़ोस में, अपने समाज के अंदर, और जिस रूप में उसको पहचाना जाता है, जिस व्यवहार की वजह से वो पहचाना जाता है, क्योंकि वो अपना सामंजस्य बिठाना जब सीख जाता है तो वो क्या कहलाता है कि इसका मतलब है कि उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना आ गया, उसको एक समझ आ गई है, उसकी आत्मा को क्या है कि एक ज्ञान मिल गया है। तो ये तो थे इसके पहलू। आत्म के स्वरूप से ही पता चल रहा है कि आत्म का स्वरूप भौतिक नहीं बल्कि अत्यंत सूक्ष्म और आध्यात्मिक है। इसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है ना। पीछे आपने काफ़ी सारी इसकी आत्म की अर्थों के और उसके बारे में पता लग ही गया है, तो ये भी आपको बहुत आराम से समझ में ही आ गया होगा। आत्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? इसका कोई आकार नहीं होता, ये शुद्ध होती है, इसमें कोई बुराई नहीं होती। इसको चेतन भी कह सकते हैं, कॉन्शियस रूप में ये बहुत जागरूक रहती है, ये अविनाशी है, अर्थात यानी कि कभी नष्ट नहीं होती। ठीक है ना। तो इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे दीपक और प्रकाश। क्या मतलब हुआ इसका? दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आत्म क्या है? अज्ञान और भ्रम को दूर करता है। नेक्स्ट है दर्पण, यानी कि यहाँ दर्पण से मतलब ये है कि आत्म एक तरह का दर्पण ही है जो हमें सही और गलत कार्यों को करने से हमें एक समझ देता है कि ये गलत है और ये सही है। ठीक है ना। यदि हम कुछ गलत करते हैं तो वो हमें अंदर से बेचैन हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि भाई तूने ये काम गलत किया है। ये कहने का भाव ये है। यहाँ पर दर्पण शब्द का जो यूज़ हुआ है वो ये हुआ है कि हमें वो एक आईना दिखाता है, हमारी आत्मा जो है हमें आईना दिखाती है, हमारा मन है जो हमें समझाता है, बताता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आत्म और अहम में अंतर। आत्म यानी आत्मविश्वास प्लस समझ, जिसे हम कह सकते हैं अपने आप को समझना और पहचानना। ठीक है। और अहम क्या हो गया? घमंड प्लस अपने आप को बड़ा समझना, अर्थात अपने आप को सबसे बड़ा समझना, ये कह सकते हैं। आत्म क्या है? इंसान को आगे बढ़ाता है, और अहम क्या है? इंसान को दूसरों से दूर करता है। और क्या कह सकते हैं? जैसे अगर कोई व्यक्ति या विद्यार्थी कहे कि मैं मेहनत करके एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, वो क्या है? आत्म हो गया। ठीक है। अहम क्या करता है? मुझे सब आता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये क्या हो गया? अहम हो गया। और अगर हम ये कहें कि आत्म हमें अपनी अच्छाइयों और कमियों को पहचानना सिखाता है, और अहम क्या करता है? अहम हमें अपनी कमियों को देखने ही नहीं देता। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि आत्म व्यक्ति के विकास और अच्छे व्यक्तित्व में मदद करता है, जबकि अधिक अहम व्यक्ति के घमंड को पैदा कर सकता है। तो अभी यहाँ पर आपको अब समझ में आ गया होगा कि आत्म और अहम में क्या अंतर है। ठीक है। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि आत्म मनुष्य का आंतरिक मार्गदर्शक है जो उसे सही दिशा देता है। यदि व्यक्ति अपने आत्म की पहचान को समझ ले तो वह जीवन में कभी भी भटक नहीं सकता, उसकी सोच जो है बहुत अच्छी हो सकती है। तो अंत में मैं यही कहूँगी, आत्म को जानना ही सच्ची शिक्षा और सच्चा जीवन है। थैंक यू सो मच।